एमआरआई हमारे ब्रेन और स्पाइन के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि उससे हम 99% केसेस में ये कह सकते हैं कि कोई ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन ट्यूमर नहीं है। सिंड्रोम यानी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ट्यूमर हो सकते हैं, अदरवाइज 99.9% केसेस में जो ट्यूमर होता है उसका कोई कारण नहीं होता, वो एक खराब किस्मत की वजह से हो सकता है। तो लैपटॉप को गलत तरीके से रख के सोफे पे या फिर पलंग पे जो अपना काम करते हैं उससे हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ती है। मोबाइल ने भी हमारी गर्दन को ऐसे झुका के काम करने की वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सौम्या यादव। स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में, जहां हम अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो है न्यूरो सर्जरी। सर, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए हमें। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। आई एम सीनियर डायरेक्टर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। मैं पिछले 13 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हूँ। सीनियर कंसल्टेंट पहले रहा, अब मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ। मैं हर तरीके की ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी यहाँ पर करता हूँ। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एंडोवास्कुलर प्रोसीजर जो कि कैथ लैब में होते हैं, ब्रेन से संबंधित या स्पाइन से संबंधित, उनको भी हम करते हैं। सर, न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं, तो आप प्लीज उसका डिफरेंस बताएंगे हमें। जी हाँ, हमारे मेडिकल फील्ड में हर एक अंग के लिए अब अलग अलग डॉक्टर हो गए हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है। ऐसे ही ब्रेन के लिए फिजिशियंस और सर्जन अलग अलग होते हैं। जो फिजिशियंस होते हैं उनको न्यूरो फिजिशियंस या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि मेडिसिन से, काउंसलिंग से, फिजियोथेरेपी से पेशेंट को ठीक करते हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जन होते हैं जो कि ब्रेन की या स्पाइन की सर्जरी भी करते हैं, मेडिसिन से भी ठीक करते हैं पर सर्जरीज भी करते हैं। सर, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक पेशेंट को सर्जरी की नीड पड़ती है। जब हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइन की, तो हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। जी। कंजेनिटल यानी कि जो जन्म से प्रॉब्लम है, एक्वायर्ड में डिजेनरेटिव जो कि एजिंग के साथ आती है, जी। इसके अलावा ट्यूमर्स, ट्रॉमा, चोट लगना, और इसके अलावा कुछ और इंफ्लेमेटरी डिजीज है जिसकी वजह से कि ब्रेन और स्पाइन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर, स्पाइन प्रॉब्लम्स क्या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो रही हैं आजकल लोगों में। जी हाँ, स्पाइन एक जो है प्रॉब्लम जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारा जो गलत पोस्चर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, प्रॉपर स्लीप ना मिलना है, इसके अलावा स्मोकिंग, डाइट पे अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड खाना खाना, इन सब से हमारे स्पाइन पे जो है वो जोर पड़ता है और वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिससे प्रॉब्लम होती है। आजकल के जो लोग इन स्पेशली जो आईटी में काम करते हैं, बच्चे हैं, वो लोग का पोस्चर गलत रहता है। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, खासकर वो लोग लैपटॉप को गलत तरीके से रख के सोफे पे या फिर पलंग पे जो अपना काम करते हैं, उससे हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ती है। मोबाइल ने भी हमारी गर्दन को ऐसे झुका के काम करने की वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। ओके। सर, जो सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, क्या उसकी वजह से भी हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अब जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम करते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी, हमारे स्पाइन का एक पोस्चर होता है, गर्दन थोड़ी सी ऐसे, धड़ वाला पोर्शन ऐसे, और नीचे लंबर स्पाइन डिफरेंट तरह की पोस्चर, तो एस शेप कर्व होता है हमारे स्पाइन का। जी। अगर हम उस कर्व को खराब करेंगे, हम गलत पोस्चर में बैठेंगे, गलत तरीके से अपनी एक्टिविटीज करेंगे, तो उससे हमारी डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है या स्पाइन का डीजनरेशन जल्दी जल्दी हो सकता है। तो ऐसे ही अगर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में यानी गर्दन में प्रॉब्लम है, अगर डिस्क की प्रॉब्लम है, नस को दबा रही है या स्पाइनल कॉर्ड दब रही है, या हमारा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है डिजेनरेशन की वजह से, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सर, सर्वाइकल में भी स्टेजेस होते हैं क्या। हाँ, हम स्टेजेस में इसको इस तरह कह सकते हैं कि शुरू-शुरू में हो सकता है कि गर्दन का जो मूवमेंट है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाए मसल स्पाज़म की वजह से। जी। डिस्क की माइनर प्रॉब्लम हो जो कि नस को सिर्फ टच कर रही हो, दबा नहीं रही हो। हो सकता है पेशेंट को सिर्फ पेन हो रहा हो, नमनेस ना हो। धीरे-धीरे नमनेस या फिर लॉस ऑफ फंक्शन मतलब होता है कि सुन्न हो जाना, टच करने का महसूस नहीं होना, या फिर मुट्ठी नहीं बंद होना या वीकनेस आना। ऐसे ही अगर हम एमआरआई करा के देखते हैं तो उस केस में स्पाइनल कॉर्ड में कच्चा-खासा दबाव आना। ये सब चीजें जो हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, धीरे-धीरे प्रोग्रेस करती हैं। हाँ, चोट लगती है तो सडनली भी हो सकती है। ओके। तो उस केस में अगर हम अर्ली सिम्पटम्स और साइंस को पहचान लेते हैं और जल्दी हम इंटरवीन करते हैं, तो उससे पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है। सर, सर्वाइकल जो बेसिक है, क्या ये कौन से एज की कैटेगरीज में आता है। मतलब बहुत सारे बच्चे भी बोल देते हैं 18 प्लस या 19 कि हमें ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया है। तो ऐसा कुछ है कि बच्चों को भी हो सकता है या फिर एक एज के बाद ही सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। सर्वाइकल हो गया मेरे को, ये बोलना एक बहुत ही लेमैन टर्म है। इसका ये मतलब होता है कि गर्दन में दर्द हो रहा है। जी। जनरली ये मतलब होता है। अब जी। गर्दन में दर्द जो है आपकी खराब पोस्चर की वजह से होता है, जिसमें कि आपकी मसल स्पाज़म में चली जाती है, गर्दन अकड़ जाती है और उसकी वजह से पेन होता है। जी। जो लोग कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसमें 95% लोगों को सिर्फ ये मसल स्पाज़म का पेन है। सिर्फ 5% है जिसमें कि एमआरआई में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो डिस्क बल्ज होता है, या डिस्क नर्व को कंप्रेस कर रही होती है, या फिर डीजेनरेटिव डिजीज की वजह से हड्डियों में चोंच निकल आती है, लिगामेंट फूल जाते हैं, जिस केस में कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है।
Otherwise, majority of the patients, they have muscle spasm only, which is due to the bad posture, lack of exercise, and due to wrong activities regarding neck, जैसे कोई जर्क लग गया, कोई झटका लग गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई। सर जैसे ब्रेन स्ट्रोक्स आना, तो ब्रेन स्ट्रोक्स आने का रीजन क्या होता है? सो अगेन स्ट्रोक को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते जी। हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रोक्स होते हैं उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड फ्लो जो है वो बंद हो गया, जिसमें ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके। तो वो 85% केसेस में देखा जाता है और उसका भी अगेन लाइफस्टाइल डिजीज से ही नाता है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, या फिर आपका लैक ऑफ स्लीप, इम्प्रॉपर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से वो प्रमोट होता है। जी। दूसरा जो होता है वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड वेसल फट जाती है। ओके। जनरली वो होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या ब्लड वेसल की वॉल में कोई डिफेक्ट है। तो उस केस में ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, नस फट गई और ब्लड जो है वो बाहर आ गया। उसे भी एक तरह का स्ट्रोक वो कहते हैं, जैसे कि हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, मतलब ब्लड वेसल फट गई है। ब्लड वेसल जब फटती है तो वो ब्रेन के अंदर भी फट सकती है, ब्रेन की सतह में भी फट सकती है, या डिफरेंट लोकेशन में फट सकती है। तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। सर हेडेक्स को भी अलग-अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, स्ट्रेस हेडेक, डिप्रेशन का। तो क्या रीजन क्या होता है? मतलब हमारी लाइफस्टाइल हमें ट्रिगर करती है हमारे हेडेक्स वगैरह को? जब हम हेडेक की बात करते हैं तो हेडेक अगेन बहुत ही कॉमन बीमारी है। जी। एक्चुअली ये बीमारी नहीं, सिम्टम है जो कि बताता है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम है। जी। 90% केसेस में जो हेडेक है वो हमारे स्ट्रेस या हमारे काम से रिलेटेड है। धूप में निकले, सुबह से शाम तक थक गए, पसीने आ रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खाया, या कोई और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस है, तो हमारे को सिर दर्द हो सकता है। जनरली इवनिंग में देखा जाता है। टेंशन हेडेक कहते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक कहते हैं। 90% केसेस में यही होता है। कभी क्रोसिन की गोली खा ली, कभी रेस्ट कर लिया, कभी सो लिए, तो उससे ठीक हो जाता है। बाकी जो 10% होते हैं उसमें पैथोलॉजिकल कारण होते हैं। उसमें से 1-2% केसेस में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज माइनर हो सकता है, या कोई जन्म से कंजेनाइटल एनोमली हमारे ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से, या फिर और कोई कारण हो सकता है। उसके अलावा 5 से 7% जो कारण है वो माइग्रेन या फिर क्लस्टर हेडेक टाइप का हेडेक होता है। डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो एक पैथोलॉजिकल हेडेक है जिसमें कि एमआरआई वगैरह सब नॉर्मल आते हैं, पर पेशेंट के सिम्टम्स और साइंस के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं। उसके लिए मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन से इंप्रूवमेंट होता है, तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। सो 90% केसेस में हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड हेडेक है और बाकी 10% में कोई पैथोलॉजिकल कारण है। मतलब हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें आधी प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्पाइनल की भी प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल की वजह से और हेडेक की भी। डेफिनेटली हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो आजकल स्पेशली अर्बन एरिया में, जी। जहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, जी। टाइम देखते रहते हैं, हर चीज के लिए जल्दी होती है, जी। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, खाने में मिलावट है, और हम ढंग से अपने आप को टाइम नहीं करते हैं, जैसे एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकालते हैं, रात को लेट तक टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं, जी। सुबह हमारी नींद पूरी हो नहीं रही है। तो ये सब चीजें दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये सब चीजों की वजह से हमारे स्पाइन और ब्रेन को इफेक्ट करता है और ये प्रॉब्लम होती है। सर जैसे आजकल ना बच्चे गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, तो मोस्टली उनके ना सिर्फ थंब वर्किंग होते हैं। तो क्या उसकी वजह से भी कोई न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है? एक्सेसिव मोबाइल देखने से, क्योंकि मोबाइल हमेशा हम नीचे रख के देखते हैं, इससे गर्दन हमारी मुड़ी रहती है, जी। जिससे हमारी हड्डियों पे स्ट्रेस पड़ता है। जी। हड्डियों के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से नर्व्स निकलती हैं। अगर वो नर्व्स क्रॉनिकली कंप्रेस होंगी तो उस केस में हमारे को सिम्टम्स आ सकते हैं, हमारी नर्व्स वीक हो सकती हैं। जी। उसके अलावा हम कॉन्स्टेंटली एक ही पोस्चर में अगर मोबाइल को काफी देर तक पकड़ेंगे जी। तो हमारे फिंगर्स में भी स्ट्रेस आता है और उससे भी ओके। नर्व्स वीक हो सकती हैं और नर्व्स में नमनेस आ सकती है। जी। तो डेफिनेटली एक ही पर्टिकुलर पोस्चर, जो कि गलत पोस्चर भी होता है कई बार, जी। उसमें अगर हम रहेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है नी रिलेटेड। सर आजकल ना लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस होते हैं कि सर्जरी ना सेफ नहीं होती है। तो क्या ये सच है? कोई भी सर्जरी सेफ नहीं होती है। अगर हम कोई भी सर्जरी कराने जाए तो उसमें एनेस्थीसिया लगता है, उसमें कट लगता है, फिर जी। उसको सिला जाता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ हेमरेज, हर चीज रहती है। पर उस सब की जो संख्या है या वो जो परसेंटेज है कॉम्प्लिकेशन की, वो लेस देन 2% है। जी। जो पेशेंट्स अपनी इलेक्टिव सर्जरी कराने आते हैं उसमें जी। लेस देन 2% चांस है कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। जी। डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी 100% परफेक्ट हो। जी। लेकिन आजकल जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी आ गई, जिस हिसाब से हमारे पास गैजेट्स आ गए, जिस हिसाब से हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर वेरी लेस, चाहे वो किसी भी सर्जरी की बात करें। डेफिनेटली ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उसका खास रीजन ये है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई डैमेज होता है तो वो काफी बार इरिवर्सिबल होता है। तो इसलिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% केसेस में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता।
पर अगर हम सेफली सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें, हम मेटिकुलसली प्रॉपर तरीके से काम करें, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना के बराबर। सर जैसे स्पाइनल की जब भी सर्जरी की बात आती है ना, लोग थोड़ा डरते हैं कराने से, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी अगर हमने सर्जरी करा ली, तो क्या ये सच है? डेफिनेटली स्पाइन की सर्जरी से हर कोई डरता है, क्योंकि स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और जी। स्पाइनल नर्व्स निकलती है जो कि हमारे हाथों पैरों को कंट्रोल जी। करते हैं। अगर किसी तरह का स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व में डैमेज होगा तो जिस हिस्से को सप्लाई कर रहे हैं उसमें डैमेज हो सकता है। जी। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, टेक्निक्स आ गई हैं, जी। इंस्ट्रूमेंटेशन आ गई है, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। जी। इसके अलावा बेटर डायग्नोस्टिक मेथड्स आ गए हैं। जो एमआरआई हम लोग कराते हैं उसमें हमारे को सब कुछ पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, पहले से पता होता है। तो उससे हमारी सर्जरी के रिजल्ट से बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। और ये सारी की सारी जो चेंजेस आए हैं लास्ट 10 से 15 साल में आए हैं। जितनी स्पाइन सर्जरी बदनाम हुई है, वो आज से 15 साल पहले बदनाम हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही टाइप की सर्जरी परफॉर्म होती थी जिसमें सिर्फ हड्डी को हटा दिया जाता था। पर जी। आजकल हड्डी को हटाने के बाद कैसे जोड़ा जाता है, कितनी लिमिटेड हटानी है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, मिनिमली एक्सेस सर्जरी है। जब ये सब कॉन्सेप्ट्स आए हैं तो स्पाइन सर्जरी सेफ हो गई है और चांसेस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर अ स्पाइन सर्जरी आर लेस देन 2%। ओके। डेफिनेटली जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर है या नर्व जी। के अंदर ट्यूमर है, उस केस में जब सर्जरी करेंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहेंगे। पर उसमें भी हम जब इंट्रा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं और न्यूरो नेविगेशन से हम सर्जरी करते हैं, तो उस केस में रिजल्ट जो है अच्छे ही रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर ट्यूमर्स का रीजन क्या होता है? ट्यूमर्स फॉर्म हो गए हैं, उसका रीजन क्या है? हमारी बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर हो सकता है, जी। जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर हो जी। सकता है। कुछ एक शरीर के ट्यूमर्स के पीछे कुछ जेनेटिक रीजंस मिले हैं या कोई और कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिले हैं। ब्रेन और स्पाइन ट्यूमर्स के लिए ऐसा कोई रीजन नहीं है। ओके। कुछ एक सिंड्रोम्स हैं जो कि लेस देन 1% लोगों में होते हैं, जिसमें कि सिंड्रोम यानी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ट्यूमर हो सकते हैं। अदरवाइज 99.9% केसेस में जो ट्यूमर होता है उसका कोई कारण नहीं होता, वो एक खराब किस्मत की वजह से हो सकता है। ओके सर। सर काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के माइंड में कि पेन रहना एंड ये सारे लोग ना समझ नहीं पाते कि उनको किस रीज़न की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आधे लोग लाइक ब्रेन में पेन है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो ना अलग उसमें ले जाते हैं कि उनको लाइक वैसा कोई पेन हो रहा है, लाइक ट्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो क्या लाइक उसको आप कैसे अलग सो क्लासिफाई करेंगे? अगर हमारे को मैंने जैसे बताया कि पेन एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जी। पेन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। वो ओके। हमारे को बताता है कि हमारे शरीर में गड़बड़ है जी। और हमारे को डॉक्टर से कंसल्ट करना जी। है। एमआरआई इज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेन एंड स्पाइन। ओके। एमआरआई इज ए हार्मलेस इन्वेस्टिगेशन। एमआरआई की दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। एक तो उसकी कॉस्ट जो कि 3-4 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक जाती है। जी। सेकेंडली आपको उस मशीन के अंदर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लेटना पड़ता है, जी। अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है। एमआरआई हमारे ब्रेन और स्पाइन के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि उससे हम 99% केसेस में ये कह सकते हैं कि कोई ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन ट्यूमर नहीं है। अगर किसी को हेडेक है, अगर किसी को कमर में दर्द है या उसको ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दवाइयों से इनिशियली ट्रीट नहीं हो रही है और प्रोलॉन्ग्ड है, बिल्कुल नहीं घबराएं। प्लीज अपना एमआरआई कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कौन सी रीजन का एमआरआई कराना है वो उनसे पूछें और वो एमआरआई कराएं। मैं पिछले 10 साल से नोट कर रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है। कभी वो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी किसी फिजिशियन के पास जा रहे हैं, कभी किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी किसी और डिपार्टमेंट में दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एमआरआई नहीं कराया और एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर निकलता है जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है। अगर हम किसी भी ब्रेन या स्पाइन ट्यूमर को छोटी अवस्था में, छोटे साइज में पकड़ लेते हैं तो हमारी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है। हर महीने कम से कम 2 या 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि डिफरेंट डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, पर उन्होंने एमआरआई नहीं कराया। तो इसलिए अगर कोई और डॉक्टर आपका एमआरआई नहीं करा रहा है और आपको परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर को सजेस्ट करिए और आप लोकेशन कि किस एरिया में का एमआरआई होना है उनसे लिखवाइए और वहां का एमआरआई कराइए। ऐसा नहीं कि होल बॉडी एमआरआई कराना है। होल बॉडी एमआरआई कराने में अगर आपको सिम्टम नहीं है तो कहीं ना कहीं नुक्स निकलेगा, फिर आप एक दुविधा में फंस जाएंगे कि मुझे ट्रीट कराना है या नहीं कराना है। एमआरआई उसी एरिया का होना चाहिए जहाँ के सिम्टम्स है और वो एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। अगर आपको लगता है आपके फैमिली फिजिशियन आपको एमआरआई के रिकमेंड नहीं कर रहे, प्लीज विजिट अ क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन और आप उनसे सजेस्ट करके अपना एमआरआई करें। सर जैसे जब आप सर्जरी का टर्म पेशेंट्स के सामने बोलते हैं तो पेशेंट्स को आप कैसे कंफर्ट करके बोलते हैं कि मतलब होता है ना पेशेंट्स गेट पैनिक जब उनको पता चलता है उनकी सर्जरी होनी है, तो आप कैसे उनको कंफर्ट करते हैं? देखिए हमारी सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लोकल फिजिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके आते हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया होता है कि शायद सर्जरी होने वाली है, तो दे कम प्रिपेयर्ड। 50% ऑफ पेशेंट्स दे कम प्रिपेयर्ड कि उनको पता है कि सर्जरी होनी है और हम फिर उनको सर्जरी के बारे में बताते हैं।
डेफिनेटली एक पेशेंट के सामने हम साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, पर हम अटेंडेंट्स को सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली बताते हैं, क्या-क्या प्रोस एंड कॉन्स है सर्जरी करने के, नहीं करने के। न्यूरो सर्जरी में 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको की सर्जरी इमरजेंसी या सेमी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, तो उसमें हमें एम्फसाइज़ करना पड़ता है कि सर्जरी के क्या-क्या फ़ायदे होंगे और उनको हमें कन्विंस करना पड़ता है कि सर्जरी नहीं कराएँगे तो नुकसान हो सकता है। 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्जरी इलेक्टिव होती है, यानी कि अगर वो कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें नहीं करा सकते, प्लान्ड वे में करनी होती है, लेकिन हमें पता होता है कि उस सर्जरी से फ़ायदा होगा, तो डेफिनिटली हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं और हम उनको कन्विंस करते हैं। हम उनको ये भी ओपिनियन देते हैं कि आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं ताकि आप कन्विंस हों, क्योंकि डेफिनिटली फ़ायदा पेशेंट को ही होना है। स्पेशली स्पाइन सर्जरी में मैं एक चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, अगर कोई ट्यूमर नहीं है या पेशेंट को कोई नर्व का डेफिसिट नहीं है, तो मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आप अपना टेक योर ओन टाइम। जी। जब आपको लगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से खराब हो रही है, देन यू कम टू मी, वी विल गो फॉर सर्जरी। सर्जरी का कोरिलेशन जो है वो क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन के बाद होता है। डिसीजन जो है हम तभी लेते हैं। हम स्पाइन सर्जरी के लिए या स्पाइन की केसेस में एमआरआई पहले देखना पसंद नहीं करते। आई ऑलवेज लाइक कि मैं पेशेंट को पहले क्लिनिकली एग्जामिन करूं, उसकी हिस्ट्री समझूं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखूं और उसके बाद फिर रेलेवेंट एमआरआई कराऊं या रेलेवेंट एमआरआई जो उसने करवा के आया उसको देखूं और फिर कोरिलेट करूं। क्योंकि स्पाइन में सिर्फ एमआरआई देख के हजारों पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है, पर अगर उनको सिम्टम्स नहीं है तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कई लोगों को बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं पर एमआरआई में कुछ नहीं होता, तो उस केस में भी सर्जरी की जरूरत नहीं है। उसमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जैसे मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, पेन फिजिशियन की ओपिनियन है, ये सब चीजें हैं। तो पेशेंट को एक सीक्वेंस में देखना होता है। काफी पेशेंट्स आते हैं जो आपके पास आके सीधा आपको एमआरआई थमाते हैं कि आप एमआरआई चेक करो, जी। जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। लेट द डॉक्टर डिसाइड हाउ ही हैज टू सी द पेशेंट। तो सर आपने न्यूरो सर्जरी एज एन प्रोफेशन क्यों चूज किया? सो जब मैंने अपना एमबीबीएस और एमएस कंप्लीट किया तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मोटिवेशन नहीं था जी। सब लोगों का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए जी। और माय पेरेंट्स बीइंग डॉक्टर्स, तो मुझे लगा कि सिर्फ मास्टर्स डिग्री लेने से काफ़ी नहीं होगा, एक सुपर जी। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सो न्यूरो सर्जरी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे उस वक़्त काफ़ी चैलेंजिंग लगता था। जी। हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी न्यूरो सर्जरी वार्ड में, तो हमें लगता था कि पेशेंट्स अभी उतने अच्छे से ठीक नहीं हो पा रहे हैं जितने अच्छे से ठीक होना चाहिए। जी। लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, एनिग्मा था इस तरह से न्यूरो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। और वन ऑफ माय रिलेटिव्स वाज आल्सो न्यूरो सर्जन, तो उनको भी मैंने कॉपी करने की कोशिश करी कि मैंने देखा कि ही इज डूइंग सो वेल और पेशेंट्स उनको बहुत इज्जत देते हैं जब पेशेंट ठीक होते हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिला। तो फिर मैंने पढ़ाई करके न्यूरो सर्जरी में मैंने एंट्री ली पीजीआई चंडीगढ़ में, और जहाँ पर कि मैंने अपनी ट्रेनिंग करी कंप्लीट और फिर मैं वहीं पर फैकल्टी भी रहा 3 साल तक। तो इस तरह मैं न्यूरो सर्जरी के अंदर घुसा और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि न्यूरो सर्जरी इज वन ऑफ द ब्रांचेस व्हिच हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स इन लास्ट 20 इयर्स, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और जितनी ग्रोथ मेरी हुई उतनी ही ग्रोथ न्यूरो सर्जरी की हुई, और मैंने ध्यान रखा कि मैं उस पेस के साथ मैं न्यूरो सर्जरी में आगे बढ़ूं। और आई एम हैप्पी कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द गैजेट्स आर अवेलेबल, जिसको कि मैं यूज करता हूँ और अपने पेशेंट्स को उसका फायदा दिलाता हूँ। सर लाइक न्यूरो सर्जरी बहुत एक कॉम्प्लेक्स करियर है और बहुत स्ट्रेसफुल भी है, तो आप उसको कैसे कोप अप करते हो अपनी डेली लाइफ में? Definitely, I agree. The neurosurgical training and neurosurgical practice is very stressful because हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होते, उनको टाइम लगता है। इनफैक्ट जब मैंने अपनी एमसीएच स्टार्ट करी थी पीजीआई चंडीगढ़ में, तो मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। जी। और पीजीआई चंडीगढ़ बीइंग अ वेरी हाई वॉल्यूम सेंटर एंड टर्शियरी केयर सेंटर, तो सारे कॉम्प्लेक्स केसेस वहाँ पर आते थे और यूजुअली 1-2 दिन में एक पेशेंट की डेथ हो ही जाती थी, तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। जी। बहुत जोक्स होते थे न्यूरो सर्जरी में कि पेशेंट चल के आता है लेकिन वो खाट पे लेट के जाता है जब उसकी जी। डेथ हो जाती है, तो ये सब सुनते थे हम लोग और डेफिनेटली इसमें कुछ हद तक सही भी था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे इवोल्यूशन हुआ न्यूरो सर्जरी का और ज़्यादा गैजेट्स आए और हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होने शुरू हुए, तो हमें महसूस हुआ कि न्यूरो सर्जरी में बहुत स्कोप है। उसके बावजूद भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन हेमरेज केसेस हैं या ट्रॉमा के केसेस हैं। उसमें पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, अनकॉन्शियस हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं। तो जी। आपको एक स्ट्रेस होता है कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, पेशेंट कैसे ठीक होगा। दूसरी तरफ रिलेटिव्स का स्ट्रेस होता है, वो आपसे बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं और आप परेशान हो जाते हो। हमने देखा था हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो सीनियर कोलीग्स हैं, वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते थे। जी। और एज़ अ न्यूरोसर्जन जो मैंने पर्सनली नोट किया कि हम कॉन्स्टेंटली अपने पेशेंट के बारे में सोचते रहते हैं, इवन खाना खाते हुए भी, इवन सोते हुए भी, सपने में भी पेशेंट आते हैं। हम ड्राइव कर रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई पेशेंट चल रहा है। सो इट इज़ वेरी कॉमन।
लेकिन अगर हमारा पैशन है, न्यूरोसर्जन, मेजॉरिटी न्यूरोसर्जन जो न्यूरोसर्जन बनते हैं वो पैशन से बनते हैं। जैसे मेरा पैशन था कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है, तो मुझे स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो होता है अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो अदरवाइज मुझे न्यूरोसर्जरी का स्ट्रेस नहीं होता है। मुझे ज़्यादा काम है उसका स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि मैं उसके अलावा और कोई काम करता ही नहीं हूँ। माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। वो लोग मेरा सारा काम करते हैं। अगर मैं अपना टाइम को नहीं भी दे पाता तो भी वो नाराज़ नहीं होते हैं। तो उससे मेरे को सपोर्ट मिलता है कि एटलीस्ट आई नो कि माय फैमिली इज विद मी इवन एट द स्ट्रेसफुल पीरियड, स्पेशली इन द ट्राइंग टाइम। हाँ, डेफिनेटली पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता है और अटेंडेंस को जब फेस करना होता है, स्पेशली जब आपको लगता है कि पेशेंट ठीक हो सकता था और आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग कुलीग्स के साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, हम केस डिस्कस भी करते हैं। कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में या अपने और जगह पे जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करते हैं केस के बारे में। वहाँ से कुछ क्लू मिलते हैं तो हम उसको अप्लाई करते हैं ताकि हम पेशेंट को ठीक कर सकें। लिटरेचर सर्च करते हैं। लाइट मूवमेंट्स में हम लोग डेफिनेटली, आजकल मोबाइल है तो हम मूवीज भी देख लेते हैं, सीरीज भी देख लेते हैं, लेकिन पेशेंट कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में घूम रहा होता है और उसके लिए जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है। एक डिफिकल्ट पेशेंट को ट्रीट करके जितनी खुशी मिलती है, जितना आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका मुकाबला शायद कोई और फील्ड में या कोई और में मेडिकल साइड में फील्ड में वो नहीं मिल सकता जो कि एक न्यूरो सर्जरी में मिलता है। न्यूरो सर्जरी में काफ़ी पेशेंट्स जो हैं के अटेंडेंट्स जो हैं वो नेगेटिव अप्रोच के साथ आते हैं और जब उनके पेशेंट ठीक होते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और वही हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। सर, आपके करियर में एक ऐसा कोई मेमोरेबल केस जो आप कभी नहीं भूल पाए हो? नहीं, हमारी जीवन में मैं कई बार सोचता था कि लोगों की लाइफ बड़ी मोनोटोनस होती है, बोरिंग होती है, सेम काम डेली करते हैं। पर हमारे लिए हर दिन या एवरी वीक कोई ना कोई चैलेंजिंग केस, कोई ना कोई चैलेंज आता ही है, जो कि हमारी एक मेमोरी में रहता है और जिसमें कि हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स रिकग्नाइज़ भी करते हैं। जी। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। एक आध परसेंट पेशेंट्स नाराज़ होके भी जाते हैं या अटेंडेंट्स नाराज़ होके भी जाते हैं जब पेशेंट ठीक नहीं होता। तो एक नहीं, हज़ारों ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें कि हमने पेशेंट को ठीक किया, पूरी मेहनत करी, कई बार नहीं भी सक्सेसफुल हुए। सो हमारी लाइफ काफ़ी एडवेंचरस है जी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग वी प्ले विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, बट वी ट्राई टू सेव ईच एंड एवरी लाइफ, ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन एवरी केस। बट आफ्टर ऑल, लास्ट में मैंने आपको जो पहले ही बताया था कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन बी सक्सेसफुल इन 99%, जी। 1% इट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जी। सर, न्यूरो सर्जरी में हाई एंड एंड गैजेट्स क्या हैं और रोबोटिक गैजेट्स क्या हैं? प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? हाँ, मैंने बार-बार एम्फसाइज़ किया कि न्यूरो सर्जरी में, खासकर ब्रेन और स्पाइन सर्जरी में हाई एंड गैजेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जी। तो गैजेट्स का मतलब होता है कि कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम क्या-क्या सामान यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके पास कार है तो अच्छी कार, और अच्छी कार में गियरलेस कार के अलावा उसमें लेन असिस्ट, उसके अलावा अच्छा उसमें एसी लगा हुआ हो, जी। जिससे कि सर्जन कंफर्टेबल हो या ड्राइवर कंफर्टेबल हो, और फिर उसके अंदर हॉर्न बढ़िया हो, ब्रेक लगाएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, नेविगेशन सिस्टम हो। तो ऐसे ही न्यूरो सर्जरी में भी हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हाई एंड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स हैं, जिससे कि मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, पतली-पतली नर्व्स भी मोटी-मोटी दिखती हैं। उसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि हमें नर्व्स के फंक्शन के बारे में ड्यूरिंग द सर्जरी पता चलता है। जी। उसके अलावा न्यूरो नेविगेशन है, जिसमें कि हम पहले से पेशेंट का एमआरआई, सीटी करके उसकी सीडी फीड करके हम ड्यूरिंग सर्जरी लोकलाइज़ कर सकते हैं लीजन को, या कहाँ-कहाँ ब्रेन के हिस्से में जाना है। इसके अलावा गुड क्वालिटी क्यूज़ा है, सक्शन मशीन्स हैं, कॉटरी है, ये सब हमारे को हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूरो कैथ लैब में हम कई सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अगर हमें सर्जरी करनी है तो उससे पहले भी हम न्यूरो कैथ लैब में एंजियोग्राफी कर सकते हैं, हम ट्यूमर के बारे में देख सकते हैं, या कोई वैस्कुलर लीजन है तो उसके बारे में ठीक से समझ सकते हैं। तो ये सब गैजेट्स अगर एक ही छत के नीचे दे आर अवेलेबल अंडर द सेम रूफ, तो फिर हम सबको फायदा होता है। रोबोटिक ने जो काम किया है पिछले 10 साल में, वो किया है एब्डोमिनल सर्जरीज में, यानी कि जो जनरल सर्जन करते हैं, पेट की सर्जरी, ऑन्को सर्जन करते हैं, या फिर जो गायनी वाले डॉक्टर करते हैं। ब्रेन और स्पाइन के लिए रोबोट अभी कामयाब नहीं है। जो 2 टाइप के रोबोट्स इंडिया में अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, वो सिर्फ स्पाइन सर्जरी में स्क्रू प्लेसमेंट के लिए हैं, जो कि हम न्यूरो नेविगेशन से भी उतने ही एक्यूरेसी से डाल सकते हैं, क्योंकि रोबोट भी न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल करता है। ब्रेन के अंदर जब हमारे को उस ट्यूमर में से सिर्फ छोटी-सी बायोप्सी लेनी होती है, तब हमारे पास ब्रेन का रोबोट जो है वो हेल्पफुल है। इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, हो सकता है कुछ सालों में ऐसे रोबोट आएँ जिससे कि हम ब्रेन की सर्जरी कर सकें, रोबोट से, या स्पाइन की सर्जरी कर सकें। फिलहाल रोबोट का ब्रेन और स्पाइन सर्जरी में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है और अभी इस पे रिसर्च चल रही है, तो आगे जाके देखिए क्या होता है। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ मेनली गुड फॉर इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी या चेस्ट सर्जरी के लिए। ओके।
सर इसी के साथ हम हमारी ऑडियंस को लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं एज ए न्यूरोसर्जन ये मैसेज देना चाहता हूँ कि न्यूरोसर्जरी की जो डिजीजेज हैं, ब्रेन और स्पाइन की डिजीज हैं, वो डेफिनेटली लाइफस्टाइल डिजीज है की वजह से बढ़ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, स्पेशली स्पाइन से रिलेटेड, और उसके लिए जो है पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें और जो ट्रीटमेंट दें आप उसको फॉलो करें। अगर आपको डाउट है तो आप एक सेकंड थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं। स्पेशली अगर ब्रेन ट्यूमर है या आपके परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं तो एमआरआई जरूर कराएं। एमआरआई कराने से आपके ट्यूमर्स या एनॉमली जो है जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है 97% केसेस में आपका एमआरआई नॉर्मल हो, लेकिन अगर नॉर्मल आता है तो एटलीस्ट आप क्लियर हो गए कि एमआरआई नॉर्मल है, ताकि आप जो भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एमआरआई जो है वो एक हार्मलेस इन्वेस्टिगेशन है, एमआरआई कराने में कोई नुकसान नहीं है। डेफिनेटली सर्जरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि चूज करें ऐसा हॉस्पिटल जहां पर की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हो, सारे गैजेट्स अवेलेबल हो, क्योंकि न्यूरो सर्जरी एक फील्ड है जिसमें कि गैजेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम है, न्यूरो नेविगेशन है, और हाई एंड जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आप ऐसे सेंटर्स में ऑपरेट कराएंगे तो आपको फायदा होगा, और घबराए नहीं। जो डॉक्टर्स हैं वो आपके बेनिफिट के लिए ही सोचते हैं और आपके बेनिफिट के लिए करते हैं, और अगर किस्मत खराब ना हो तो सब चीजें अच्छी होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।